सबसे पहले तो आप सभी को जोहार। साथ ही साथ आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल झारखंड फाइटर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, झारखंड में सहायक आचार्य की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। उसी को देखते हुए झारखंड फाइटर्स लेके आया है झारखंड जीएस का पेपर। साथ ही साथ 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कॉमन सिलेबस है, जैसे कि साइंस और मैथ्स का सिर्फ क्वेश्चन की जो लेवल होगी वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। बट जो साइंस वाले नहीं है उन लोगों के लिए झारखंड जीएस, ठीक, उन लोगों के लिए झारखंड जीएस, स्टैटिक्स जीके का जो सिलेबस है ये कॉमन रहने वाला है। तो जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है वो मेरे यहाँ से, मेरे इस चैनल से झारखंड जीएस और स्टैटिक्स जीके की सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और साइंस वाले लोग के लिए तो मैथ्स और साइंस की क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल होगी, लगभग सारी क्लासेस होगी। जबकि ये हम लोग आज पहला सेशन है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है, देखिए पहला सेशन जो हम लोग का वो है हम लोग का झारखंड जीएस से, ठीक। तो झारखंड की हम लोग आज से जो है क्लासेस स्टार्ट करेंगे और झारखंड को पढ़ेंगे। साथ ही साथ अल्टरनेट डे पे स्टैटिक्स जीके की क्लासेस और साइंस की क्लासेस भी चलेगी। तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं ये हम लोग का पहला क्लासेस है और ये जो क्लास है ये झारखंड जीएस का होगा, जिसमें हम लोग झारखंड के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में हम लोग का काम आए। तो चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हम लोग झारखंड की पहली क्लास चालू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो आज पहला क्लास है वो देखेंगे झारखंड के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड जो है, जब हम लोग झारखंड को पढ़ेंगे तो अगर हम लोग कुछ टॉपिक्स को छाट ले तो क्या क्या पढ़ना है, तो देख सकते हैं हम लोग के पास है, पहला जो है वो है झारखंड का इतिहास। तो झारखंड का इतिहास ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसके अंदर हम लोग ऐतिहासिक परिचय देखेंगे, काल एवं देखेंगे, औद्योगिक काल देखेंगे, झारखंड में जो भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं वो देखेंगे, प्राचीन काल में झारखंड देखेंगे, मध्यकाल में झारखंड देखेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे, जनजातीय विद्रोह देखेंगे, ठीक। ये झारखंड का जो इतिहास सिर्फ लिख दिए हैं, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं। इसी हम लोग मेन टॉपिक्स को देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं झारखंड की शासन व्यवस्था, ठीक, झारखंड की विभिन्न शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था यहाँ की कैसी रही, ठीक। माझी काल में जो और भी थे वो पूरे शासन व्यवस्था का हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद जो टॉपिक होगा वो हम लोग का कला एवं संस्कृति होगी, क्योंकि झारखंड में हम लोग पता है यहाँ काफ़ी सारी जनजातियाँ हैं, तो सभी जनजातियों की अलग अलग कला होगी, संस्कृति होगी, त्यौहार होंगे, शादी विवाह रस्म त्यौहार होंगे। तो ये भी जो है कला संस्कृति जो झारखंड की है ये भी काफ़ी अपने में काफ़ी फास्ट है और काफ़ी बड़ा सिलेबस है। चलिए उसके बाद हम लोग अगर इसकी भूगोल की बात करेंगे और उसकी भूगोल के बारे में पढ़ेंगे तो झारखंड का भूगोल, खनिज संपदा, कहाँ कौन सी खनिज निकलती है, पर्यावरण कितना है, जंगल कितना है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें इसकी अर्थव्यवस्था झारखंड कैसे चलती है, मतलब इनका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, क्योंकि हम लोग को पता है झारखंड में जो खनिज संपदा काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर करती है वो देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग इसकी राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ की सरकार के बारे में देखेंगे। फिर जो है जिला का संक्षिप्त परिचय, कुछ वीडियो इस पर बनी हुई है, उसके बाद वीडियो नहीं बना पाए थे किसी कारणवश, तो जिला का संक्षिप्त परिचय जो होगा वो देखेंगे। और जो सबसे लास्ट टॉपिक है, एक्चुअली ये जेपीसी का है और उसको टीचर बारे में शायद नहीं पढ़ना है, अगर देखते हैं अगर इससे भी सिलेबस जब आएगी इसकी और भूमि संबंधित कानून का जिक्र होगा CNT SPT का, तो भी हम लोग इसको बाद में एनालिसिस करेंगे। पर इस वाले टॉपिक को हो सके हम लोग को
ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो हम लोग जो पढ़ना है वो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर में से है, जो कि झारखंड का इतिहास, विभिन्न शासन व्यवस्था, कला संस्कृति, भूगोल एवं पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, जिलों का संक्षिप्त परिचय और भूमि संबंधित कानून। भूमि संबंधित कानून बार बार बोल रहे हैं कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, फिर भी अगर सिलेबस में इसको ऐड किया जाता है तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और जब देखें हम लोग तो पहला जो टॉपिक है हम लोग का वो है झारखंड के इतिहास से जुड़े ऐतिहासिक स्रोत। क्योंकि जब इतिहास पढ़ रहे हैं झारखंड का तो सबसे पहले हम लोग उसके ऐतिहासिक स्रोत की ओर चलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं झारखंड के ऐतिहासिक स्रोत को। चलिए तो चालू करते हैं हम लोग झारखंड के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। तो चालू करते हैं इस ऐतिहासिक स्रोत को। झारखंड का जो ऐतिहासिक स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हम लोग प्राचीन काल की, उसके बाद मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। ठीक, तो प्राचीन काल में जो है झारखंड का जो जिक्र किया गया है वो कहाँ कहाँ है वो हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ कहाँ कहाँ इनका उल्लेख है वो भी देखेंगे। तो प्राचीन काल जो है 5 लाख BC से 800 AD तक हम लोग मानते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड के बारे में अगर देखेंगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे पाषाण काल में। ठीक, कहाँ देखेंगे? पाषाण काल में या फिर पाषाण युग में। तो पाषाण युग जो है वो कहाँ कब तक है? 5 लाख BC से 4000 BC तक। ठीक, उसके बाद जो आएगा वो जो हम लोग का हो जाएगा सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता जो है 3500 BC से लेकर 1750 BC तक की चर्चा होती है। उसके बाद आएगा वैदिक सभ्यता जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें झारखंड के बारे में कहाँ उल्लेख है और क्या क्या उल्लेख है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। महाजनपद काल वो 680 से BC से लेके 4000 BC तक। मौर्य काल जो 200 BC से 300 AD तक। गुप्त काल जो 319 से लेके 550 AD तक। और गुप्तांत काल 550 AD से लेके 1750 AD तक। और राजपूत काल जो कि 800 BC से लेके 1200 AD तक की बात हम लोग करेंगे। ठीक, हम लोग देखते हैं और देखेंगे कि कहाँ कहाँ झारखंड का उल्लेख है। तो प्राचीन काल में हम लोग बात करें झारखंड की, और जब हम लोग प्राचीन काल में झारखंड को देखेंगे तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग झारखंड के बारे में। तो ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार ऐतिहासिक स्रोतों का 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जो ऐतिहासिक स्रोत हैं जहाँ से हम लोग को पता चलता है, ऐतिहासिक स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोतों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो वर्ग है वो देखिए वो है पुरातात्विक। जो हम लोग खोदते नहीं है जमीन वमीन का भी तो कुछ मिल जाता है। ठीक, तो उससे जो भी हम लोग साक्ष्य मिला है उसी को हम लोग पुरातात्विक कहते हैं। अब कल मान लो कि हम घर में कुछ खोद रहे हैं और खोदने के दौरान कुछ पुराना सामान मिल गया, ठीक, तो उसके बारे में हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं, उससे जो भी जानकारी हम लोग को प्राप्त होगा वो हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, मतलब खोद के जो भी हम लोग निकालें। और दूसरा आ जाता है साहित्यिक। साहित्य से मतलब क्या समझा जाए, यानी कोई पुस्तक में क्या लिखा गया है। जैसे कि पुराना ज़माने में जो महाराजा लोग होते थे वो अपने एक लेखक रखते थे, वो अपने बारे में लिखते थे, उस जगह क्षेत्र के बारे में लिखते थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं साहित्य, जो किसी दस्तावेजों से हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? साहित्यिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोतों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले साहित्यिक स्रोत की ओर चलते हैं और हम लोग देखेंगे कि झारखंड का जो उल्लेख है साहित्यिक स्रोत में क्या है और कहाँ कहाँ झारखंड का उल्लेख किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये साइड नाम देखते हैं कि झारखंड का उल्लेख कहाँ कहाँ है
और कौन से साहित्यिक स्रोत में इसका उल्लेख है। तो जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आता है पुंड। तो इसका जो उल्लेख है वो एवरते ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। दूसरा क्या है, मुरंड। मुरंड का जो उल्लेख है कि झारखंड में मुरंड कहाँ कहा गया, झारखंड में, अभी इसका नाम झारखंड में, इससे पहले इसको मुरंड नाम से जब जाना जाता था, तो उसका जो उल्लेख है हम लोग को साहित्यिक स्रोत, तो उसका क्या है, प्रयोग प्रशस्ति एवं वायु पुराण में इसका उल्लेख है। वायु पुराण इंपॉर्टेंट है, वायु पुराण में हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, मुरंड का उल्लेख तो वायु पुराण में इसका उल्लेख है। दूसरा आता है मुंड। तो मुंड का जो उल्लेख है वो है हम लोग का विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण के समय झारखंड को मुंड देश या फिर मुंड राज्य के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आता है कीकट प्रदेश। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र और ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। देख रहे हैं प्राचीन काल में भी झारखंड का उल्लेख किया गया है। इसका सीधा उल्लेख अगर हम देखें तो ऋग्वेद में जो है, कौटिल्य से भी पुराना अगर ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, तो अपने झारखंड के बारे में जो है कीकट प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता था। कब, तो वो है ऋग्वेद में। ये चारों जो है नाम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन इनमें से, ये कीकट प्रदेश, मुरंड, ये तो काफ़ी बार आए हुए हैं। तो आप लोग भी साथ साथ नोट्स सुनाते हुए चलिएगा, नहीं तो फिर इसी को हम देखते हैं, टेलीग्राम में एक चैनल बनाते हैं। ठीक, तो कीकट प्रदेश का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं और देख रहे हैं, एक सेकंड ज़रा सा इसको रब कर देते हैं क्योंकि ये पहले भी लगता है इस पर काम हुआ है। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं, चलिए अब ठीक है ये, अब इसको इरेज करने में आसानी होगा। अरे नहीं, एक सेकंड ज़रा सा, नहीं, चलिए काम हो गया। अब हम लोग देखते हैं पुंडरिक देश तथा पशु भूमि। क्या, पुंडरिक देश तथा पशु भूमि। ठीक, तो पुंडरिक, अच्छा ये तो येलो वाला दिख ही नहीं रहा होगा ना, पुंडरिक देश, ठीक, और पशु भूमि। देखिए पशु भूमि तो झारखंड है ही, क्योंकि जब यहाँ इतनी सारी जनजातियाँ हैं, वो सब खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी करने के लिए पशु की तो उपयोगिता शुरू से रही है। और पशु भूमि से अगर बात करें तो यहाँ से हाथी वगैरह जो है वो हाथी वगैरह की डिमांड जो है यहाँ की काफ़ी खूब हुआ करती थी। ठीक ना, यहाँ से हाथी अशोक और जो धनानंद के समय था वो यहाँ से यहीं से हाथी लेके जाते थे। तो पुंडरिक देश तथा पशु भूमि की बात है तो उसका उल्लेख जो है हम लोग कहाँ देख रहे हैं, तो महाभारत काल में। तो देख रहे हैं ना झारखंड का जिक्र कहाँ कहाँ पे है, पुंडरिक देश तथा पशु भूमि के नाम से इसको कहाँ उल्लेख है, तो झारखंड में। कहाँ, महाभारत में, सॉरी, पुंडरिक देश तथा पशु भूमि के नाम से जो उल्लेख है वो है हम लोग का महाभारत के समय में। ठीक, दूसरा अगर है आटविक। ठीक, आटविक देश के नाम से इसका उल्लेख कहाँ है, तो अशोक के शिलालेख में। कहाँ, अशोक के शिलालेख में जो उल्लेख है वो क्या है, आटविक प्रदेश कर दीजिए यहाँ पे। ठीक, तो आटविक प्रदेश के नाम से कहाँ उल्लेख है, तो अशोक के शिलालेख में। दूसरा है मुंडल। तो मुंडल जो है टालमी, ये कोई साहित्यिक पुस्तक है जिसमें मुंडल द्वारा इसका उल्लेखनीय किया गया है। दूसरा कुकुलाड, ये फाहियान की जो पुस्तक है उसमें झारखंड का जो उल्लेख है वो कुकुट लॉर्ड के नाम से भी इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा है कीना सुफलाना तथा कर्ण स्वर्ण, इसका उल्लेख जो है हेन शांग की पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है। और कालिंद देश, तो कालिंद देश का जो जिक्र है कालिंद देश के नाम से, ये
पूर्व मध्यकालीन और सांस्कृतिक साहित्य में इसका उल्लेख किया गया। झारखंड का जो है कालीन देश के नाम से वो पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य की जो पुस्तक है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। और सर्वप्रथम अगर झारखंड को जब झारखंड के नाम से जाना गया तो वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में जो उल्लेख है वो कौन सा ताम्रपत्र है, तो तारीखे फिरोज शाह और तारीखे बंगाल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग भी उतार लीजिए। तो झारखंड का जो सर्वप्रथम जब झारखंड के नाम से उल्लेख किया गया था वो 13वीं सदी में के ताम्रपत्र पे तारीखे फिरोज शाह और तारीखे बंगाल में इसका जिक्र किया गया है। किस नाम से? झारखंड नाम से। ठीक, अब हम लोग देखते हैं खुखरा। ठीक, खुखरा प्रदेश या फिर खुखरा के नाम से जब झारखंड को कब जाना गया या कब इसका उल्लेख किया गया है। खुखरा तो मुगल काल में इसका जिक्र किया गया है खुखरा का, और उसका उल्लेख कहाँ मिलता है तो तू से के जहांगीर। ठीक, तू से के जहांगीर में खुखरा प्रदेश का जिक्र मिलता है, और उसके बाद आता है छोटा नागपुर। ठीक, आज भी हम लोग झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जानते हैं। तो छोटा नागपुर तो आधुनिक काल के विशेषकर ब्रिटिश कंपनी, आधुनिक काल में और विशेषकर ब्रिटिश कंपनी ने इसका नाम क्या दिया था, छोटा नागपुर। और आज भी हम लोग छोटा नागपुर की पहाड़ी के नाम से नहीं जानते हैं। तो छोटा नागपुर का जो उल्लेख है वो आधुनिक काल में विशेषकर ब्रिटिश कंपनियों द्वारा इसका नाम रखा गया था। ठीक, और साथ ही साथ छोटा नागपुर का नाम कब पड़ा, तो मराठा आक्रमण के बाद इसका नाम छोटा नागपुर पड़ा। दो, एक तो छोटा नागपुर का उल्लेख कब है, जब आधुनिक काल में ब्रिटिश कंपनियों द्वारा, और दूसरा मराठा आक्रमण के बाद इसका नाम छोटा नागपुर पड़ा। ठीक, जब मराठाओं ने यहाँ पे आक्रमण किया था तब भी इसका नाम छोटा नागपुर पड़ा। ठीक, समझ में आ गया। और साथ ही साथ लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। अब हम लोग आते हैं पाषाण काल की ओर। ठीक, कब, कहाँ, पाषाण काल की ओर हम लोग आते हैं, और हम लोग देखेंगे कि झारखंड को पाषाण काल में कहाँ कहाँ जिक्र है और किन किन चीज़ों का जिक्र पाषाण काल में झारखंड को लेके हुआ है। तो ज्ञानी मानव, जिसको हम लोग होमो सेपियन, कितना 3000 BC की बात कर रहे हैं, 30,000 BC की बात कर रहे हैं हम लोग पाषाण काल की, क्योंकि ये काफ़ी, जब इंसान पत्थरों से कुछ बनाया करते थे तो 30,000 BC की बात कर रहे हैं हम लोग पाषाण काल में। तो देखिए यहाँ पे BBI क्या हुआ है, आप भी इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो पाषाण काल में झारखंड में असुर, देखिए पाषाण काल में कौन को निवास करते थे, असुर, बिरजिया, बीरो, खड़िया जनजाति मूलतः निवास करती थी। ठीक, तो ये जो है, ये जनजाति जो है सबसे प्राचीन जनजाति है जो झारखंड में निवास करती है। कौन कौन, असुर, बिरजिया, बिरहो, खड़िया। ठीक, ये जो मूलतः 4 जनजाति हैं यह प्राचीन या पाषाण काल से झारखंड में निवास कर रही है। दूसरा जो है हम लोग का इम्पॉर्टेंट स्मरण रहे कि झारखंड में निवास करने वाली प्राचीन जनजाति कौन है, तो वो है असुर जनजाति। अगर क्वेश्चन पूछा आप लोग से सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, तो सबसे प्राचीन जनजाति हो जाएगा हम लोग का असुर। झारखंड में जो है सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है जो निवास कर रही है, तो वो है हम लोग का असुर जनजाति, जो झारखंड में अब तक का सबसे प्राचीन जनजाति है। और साथ ही साथ ये असुर जनजाति है ना, ये लोह गलाने में भी ये अहम रोल है इनका। हम लोग आगे देखेंगे कि लोह कौन गलाया करता था, लोहा, तो वो जनजाति जो है वो असुर जनजाति है। ठीक, पाषाण काल में झारखंड की सभ्यता मूल केंद्र जो है, ठीक, पाषाण काल में जो है, पाषाण काल में झारखंड की सभ्यता का मूल केंद्र सिंहभूम तथा हालांकि इसके अवशेष, सिंहभूम तथा हालांकि इसके अवशेष जो हैं वो हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, दुमका, देवघर, रांची क्षेत्र में भी प्राप्त हुए हैं। देखिए मतलब कहने का क्या अर्थ है कि पाषाण काल में जो है ना
झारखंड सभ्यता का मूल केंद्र जो था वो सिंहभूम था। ठीक, पाषाण काल में जो झारखंड की सभ्यता का जो मूल केंद्र था वो सिंहभूम था। पर हालांकि इसके अवशेष कुछ कुछ हजारीबाग में भी मिले हैं, गढ़वा में भी मिले हैं, पलामू में, दुमका में, देवघर तथा रांची के क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे किस किस क्षेत्र से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं पूरा पाषाण काल की बात अगर करें तो 1000 से लेकर 12,000 BC तक की बात होती है। ठीक, पूरा पाषाण काल हम लोग यहाँ देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के समय का क्या क्या अवशेष झारखंड से प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग एक साइड स्थान देखेंगे और अभी जो वो जिला है वो जिला देखेंगे और प्राप्त सामग्री, मतलब हम लोग जैसे कि किस स्थान से क्या सामान प्राप्त हुआ है जो कि पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल के समय का है। ठीक, तो हम लोग एक से नाम स्थान लिख देते हैं क्योंकि उस टाइम जिला तो नहीं हुआ करता था, तो हम लोग एक जिला कर देते हैं, वो स्थान अभी किस कौन से जिले में है। और प्राप्त सामग्री की बात करते हैं कि कौन से सामग्री की प्राप्ति हुई है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं तो पहला स्थान आता है इसको। ठीक, पहला जो स्थान है वो है हम लोग का इसको, और इसको कहाँ है तो इसको जो है हजारीबाग में है। पहला स्थान हम लोग का आता है इसको, और पहला स्थान आ गया हम लोग का इसको। ठीक, और इसको जो है हम लोग का कहाँ है हजारीबाग में है। ठीक, और यहाँ से क्या 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 प्राप्त हुए हैं तो टिगला पर्वत पर आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र क्या प्राप्त हुआ है, आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र। और साथ ही साथ हाँ, तो क्या प्राप्त हुआ है टिगला पर्वत पर आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र जो भूल भुलैया पद्धति है, मतलब आकृति जो बनाया हुआ है किसका तो भूल भुलैया जो होता है उसकी आकृति बनाया हुआ है। ठीक, कहाँ पे इसको, और आज वो जिला कौन सा है अभी हजारीबाग, और पर्वत टिगला पर्वत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। दूसरा हम लोग आते हैं भवनाथपुर। ठीक, और भवनाथपुर जो अभी गढ़वा में है, और यहाँ से जो हम लोग को प्राप्त हुआ है वो है प्रकार के ऐतिहासिक आरेख चित्र तथा प्राकृतिक गुफा। ठीक, तो अगर हम लोग को वो बोला जाए भवनाथपुर से क्या मिला है तो प्राकृतिक गुफा, ठीक, आरेख चित्र, ठीक, और प्राक ऐतिहासिक आरेख चित्र, मतलब वहाँ पे जो है वहाँ से जो प्राप्त हुआ है भवनाथपुर से वो चित्रकारी या कुछ चित्र प्राप्त हुए होंगे, और प्राकृतिक गुफा। ठीक, ये दो चीज़ वहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से तो वो है हम लोग का भवनाथपुर, और वर्तमान में वो कौन सा जिला पड़ता है तो वर्तमान में वो जिला है गढ़वा। उसके बाद हम लोग पलामू की बात करें। ठीक, उस वक्त भी पलामू और अभी भी पलामू। ठीक, और पलामू पाषाण कालीन उपकरण। ठीक, पाषाण कालीन उपकरण हथियार। ठीक, पाषाण काल की बात करें तो उस टाइम जो था वो पत्थर से हथियार बनाए जाते थे। तो कुछ हथियार जो हम लोग को पलामू से मिले हैं, उस टाइम भी इसका नाम पलामू था, और आज भी वो स्थान जो है पलामू का है, पलामू में है, और वो पाषाण कालीन उपकरण यहाँ से मिले हैं, या तो हथियार कह सकते हैं। ठीक, तो कहाँ से मिले हैं पाषाण कालीन उपकरण तो पलामू से। बारूडी सिंहभूम, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक, अगला है बारूडी जो कहाँ है सिंहभूम में। यहाँ से हम लोग को क्या मिला है तो मित्र भांड और कुल्हाड़ी और रिंग, हाथ की जो रिंग होते हैं ना अंगूठी जो हम लोग पहनते हैं वो। देखिए कुल्हाड़ी और रिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हमेशा पूछा जाता है कि कुल्हाड़ी और रिंग कहाँ से मिला तो वो है बारूडी, और वो कहाँ है तो सिंहभूम में है, क्योंकि सिंहभूम में ही, ठीक, सिंहभूम का भी हम लोग पढ़े ना जी, सिंहभूम में ही क्या था पाषाण कालीन का मुख्य केंद्र बिंदु था। पर
कुछ कुछ जिले और भी थे, रांची गढ़वा से, वहाँ से भी कुछ अवशेष मिले हैं। तो सिंहभूम जो मेन था, तो वहाँ से देखिए हम लोग क्या क्या मिल रहा है। तो वहाँ से हम लोग को कुल्हाड़ी, ठीक, रिंग देख रहे हैं, रिंग का जिक्र कब से है, हम लोग आज अंगूठी देख रहे हैं, यहाँ रिंग देख रहे हैं ना, पाषाण काल से रिंग दिया जा रहा है बाबू, अभी से नहीं, ठीक ना। तो हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, हम लोग अभी रिंग देके खुश हो रहे हैं, तो खुश होने का बात तो नहीं है, क्योंकि ये पाषाण काल से ही रिंग की बात की जा रही होगी, देख रहे हैं ना। और साथ साथ कुल्हाड़ी की, हम लोग तो कुल्हाड़ी आज देख रहे हैं लकड़ी काटने के लिए, पर देख लीजिए पाषाण काल में कुल्हाड़ी मिला है, ठीक। तो याद रखिएगा, कुल्हाड़ी और रिंग और मित्रभान जो है वो सिंहभूम के बारूडी से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो आता है बानाघाटा, ये कहाँ है, ये भी कहाँ है, सिंहभूम में। यहाँ पे क्या मिला है, 9 पाषाणकालीन उपकरण, ठीक, 9 पाषाणकालीन उपकरण यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे उपकरण होंगे, वो कहाँ है, तो बानाघाटा। और बानाघाटा कहाँ है आज के समय में, तो वह है हम लोग का सिंहभूम में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और आगे क्या है हम लोग का, तो नामकुम, ठीक, जो कि रांची के पास में है। नामकुम, तो नामकुम कहाँ है आज के समय में, तो रांची में। और वहाँ से क्या क्या मिला, तांबा एवं लोहे के उपकरण, ठीक, तांबा और लोहे से जो उपकरण बने हुए थे वो हम लोग को कहाँ से मिला है, तो नामकुम। और नामकुम कहाँ है अभी, तो रांची में, ठीक। तो तांबा एवं लोहे के उपकरण कहाँ से मिला, रांची से। और रांची में कहाँ, तो नामकुम से। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग लोहरदगा, जो अभी लोहरदगा जिला भी है। वहाँ से क्या मिला हमने, तो कांसे का पायल। किस चीज़ का मिला है, कांसे का पायल, ठीक ना। आजकल लड़की लोग वाले पहनती हैं, देख रहे हैं ना, कांसे की पायल। मतलब पाषाण काल में भी जो है लोग, महिलाएं जो हैं कांसे की पायल पहना करती थी। तो भाई आजकल की लड़कियाँ काहे नहीं पहनेगी, यानी कि अभी तक मॉडर्न ज़माना उसी टाइम था, ठीक है ना। कांसे की पायल देख रहे हैं, पाषाण काल में लोग कांसे की पायल पहन रहे हैं। तो कांसे की पायल कहाँ मिला हम लोग को, तो लोहरदगा में। और लोहरदगा अभी वो स्थान भी क्या है, लोहरदगा ही है। आगे हम लोग देखते हैं मुरंद, और ये कहाँ है, ये रांची में है। और यहाँ से क्या मिला, तो तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मुरंद से मिली, और मुरंद कहाँ है, रांची में। देख रहे ना, उस टाइम भी बाबू शादी करना हो तो अंगूठी चाहिए चाहिए, ठीक। तो आप लोग भी इस बच नहीं सकते हैं, अंगूठी पाषाण काल से चली आ रही है, तो हम और आप कहाँ से बचेंगे इसमें। बस फर्क है कि उस टाइम तांबे का था, और अब सोना और डायमंड हीरा का बात हो रहा है अंगूठी में, ठीक। तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट है क्या, तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मुरंद, जो कि कहाँ है, रांची में, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। तो आगे हम लोग का है लोहपट्टी, इसका जिला का उल्लेख नहीं किया गया। प्राचीन कब्रगाह के अवशेष, ठीक। लोहपट्टी से प्राचीन कब्रगाह, जहाँ आदमी को मरने के बाद दफनाया जाता था, तो प्राचीन जो कब्रगाह है वो लुक्कड़ी, ठीक ना, वहाँ से मिले हैं। और लास्ट है हम लोग का बारहगंडा, जो कि हजारीबाग में है। यहाँ क्या बने हैं, तांबे की खान, जहाँ से तांबे की खनन होती थी, खुद मिलती थी, खुदाई करके निकालते थे, वो हजारीबाग में मिला है। आप लोग भी इसको लिखते जाइएगा कॉपी में, ठीक ना, या फिर नोट्स आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ही। आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो झारखंड में निवास करने वाली जनजाति लोहा गलाने में दक्ष थी। कुछ दिन पहले हम लोग बताए थे, ठीक, कि झारखंड की जो जनजाति है वो लोहा गलाने में दक्ष थी। वो कौन सी जनजाति थी, तो असुर जनजाति। तो झारखंड में निवास करने वाली जनजाति लोहा गलाने में दक्ष थी। ये लोग लोहा को गलाकर कृषि तथा
युद्धक उपकरण तथा अन्य जरूरी उपकरण बनाते थे, जिसका लाभ मगध, ठीक ना, कहाँ जाता था, मगध को मिलता था। इसे मगध को तरक्की के आधार भी माना जाता है, क्योंकि झारखंड के लोग जो है वो लोहा को गलाने में दक्ष थे और उससे हथियार वगैरह बनाते थे, और ये जो हथियार था वो कहाँ जाता था, मगध जाता था, ठीक ना, जिसके कारण जो है मगध काफ़ी शक्तिशाली हुआ करता था, ठीक। और मगध की जो तरक्की का जो आधार है, जो सबसे समृद्ध राज्य बनने का, उसका कारण भी यही है, क्योंकि आपके पास हथियार रहेंगे तभी आप दूसरों से जीतिएगा, ठीक। तो हथियार जो है झारखंड आज से नहीं, काफ़ी साल पहले से बना रहा है, और झारखंड जो है लोहा गलाने में भी दक्ष, जो यहाँ के लोग थे वो दक्ष थे। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, तब झारखंड में तांबा का आरंभिक केंद्र सिंहभूम तथा हजारीबाग में स्थित था, ठीक। अभी तो तांबा, अभी भी हम लोग सिंहभूम साइड से जो लोहे की खनन सबसे ज़्यादा होती है जमशेदपुर वगैरह से, तो उस टाइम जो था वो कहाँ का, तांबे की जो खनन होती थी वो सिंहभूम से और हजारीबाग से होता था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तांबा तथा लोहा इसे गलाकर उपकरण बनाने की क्रिया भारत में असुर जनजाति, देख रहे ना, असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति, साथ ही साथ ये जनजाति लोहा गलाने में भी दक्ष थी। बिरजिया तथा बिरहोर जनजाति के लोग जानते थे, मतलब लोहा से गला के, तांबे को गला के जो भी उपकरण बनाना हो तो वो मूलतः कौन जनजाति करती थी, असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति। और उसमें से भी जो सबसे प्राचीन जो सबसे जनजाति थी वो है असुर जनजाति, जो झारखंड में निवास कर रही है। तो सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो वह है असुर जनजाति। ये बार बार क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असुर जनजाति। तकनीकी उत्कृष्टता, इनके द्वारा निर्मित उपकरण, देखो, मेसोपोटामिया सभ्यता के शहर दमिश्क तक भेजे जाते थे, मतलब झारखंड के उपकरण सिर्फ मगध तक ही नहीं, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वहाँ पे जो शहर है दमिश्क, वहाँ पे भी इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। देख रहे हैं ना, झारखंड का अवशेष, झारखंड द्वारा बनाया सामान, ठीक। आज भले झारखंड थोड़ा पीछे रह गया है, पर प्राचीन काल में झारखंड काफ़ी आगे था, ठीक। झारखंड में असुर जनजाति इसका प्रयोग कब से कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग 2500 ईसा पूर्व से इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। असुर जनजाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो सबसे प्राचीन जनजाति है, दूसरा लोहा तांबा गलाने में ये जनजाति दक्ष थी, इनके द्वारा बनाया गया हथियार मगध तथा मेसोपोटामिया सभ्यता की एक शहर दमिश्क तक इनके द्वारा बनाए हथियार और जो भी आभूषण वगैरह जो भी थे वहाँ तक भेजे जाते थे, ठीक। तो चलिए आज का क्लास जो हम लोग का है झारखंड जीएस का यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे हम लोग इसमें क्लासेस कंटिन्यू रहेगी झारखंड की, इस तरह लिखा हुआ रहेगा क्लास 1, क्लास 2, और स्टैटिक्स, जीके की क्लासेस, साइंस की क्लासेस और मैथ की क्लासेस भी झारखंड फाइटर्स लेके आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो जाते जाते बस एक चीज़ कहना है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितना ज़्यादा लाइक्स कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा, तभी हम लोग और वीडियो बनाने में हम लोग को मज़ा आएगा। तो चलिए, जोहार, जय हिंद, जय भारत।